हेलो साथियों, इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मुद्रा और बैंकिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इन टॉपिक को हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी वाक्यात्मक हल करेंगे। और ये टॉपिक आपको आने वाली एग्जामों में जैसे रीट मेंस और आने वाली भर्तियों में यह आपको निश्चित ही इस वीडियो से फायदा होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, अवध बैंक, बनास स्टेट बैंक या पंजाब और सिंध बैंक। तो इसका सही आंसर है अवध बैंक। अब हम अवध बैंक के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। यह सीमित अंश पूंजी के साथ भारतीय द्वारा सर्वप्रथम संचालित बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं। बचत जमा खाते पर, चालू जमा खाते पर, सावधि जमा खाते पर या आवर्ती जमा खाते पर। तो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वह चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देते हैं। चालू खाता जिसमें जमाकर्ता अपनी जमा राशि में से जब चाहे तब बैंक से धन निकाल सकता है, पर निकासी पर कोई रोक नहीं होती है तथा इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण कौन सा बैंक देता है? तो ऑप्शन है नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ग्रामीण बैंक। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास बैंक। भूमि विकास बैंक में भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है। यह अवधि सामान्यतः 9 से 15 वर्ष की होती है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुई और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। वर्ष 1862 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। एसबीआई देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यवहारिक बैंक है। व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता? सहकारी बैंक, तो इसमें तो व्यक्तिगत खाता खोला जा सकता है। अनुसूचित बैंक, तो इसमें भी व्यक्तिगत खाता खोला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसमें व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। सरकार ने 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यहाँ पर देश के किसी नागरिक का व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर चीते चीते का चिन्ह अंकित है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है? तो मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है? बैंकों में निक्षेप, पत्र मुद्रा या करेंसी या उपयुक्त सभी। तो मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल है बैंकों में निक्षेप। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सही नहीं है? ये एक मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। इसे छू सकते हैं। इसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है इसे छू सकते हैं। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को आप छू नहीं सकते हैं। बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? तो बिटकॉइन के संस्थापक है संतोशी नाकोमोतो। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य था छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है
भारतीय रिजर्व बैंक। दो और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग से भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 2 रुपये या इससे ऊपर के मूल्य वाली करेंसी पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने से उसे उस मुद्रा का क्या होता है? तो उस मुद्रा का होता है अवमूल्यन। वैध मुद्रा वह है। वैध मुद्रा क्या होती है? तो वैध मुद्रा वह है केवल सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो, विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो, विधि के अनुसार व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए स्वीकार नहीं की गई हो, सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई हो। तो इसका सही आंसर है विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो। भारत में 10 मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1957, अप्रैल 1951, अप्रैल 1956 या अप्रैल 1955। तो भारत में 10 मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को शुरू हुई थी। सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मूल्यों का संग्रह। निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेखे की इकाइयों को बताता है? मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम में मुद्रा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाती है, मुद्रा उपभोग को स्थगित करने की स्वीकृति देती है, मुद्रा पूर्ण तरलता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर है मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम में। बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वह मुद्रा के निर्माता भी हैं। ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी की थी सेयर्स ने। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो आसानी से सुलभ ना हो, यानी ऐसी मुद्रा जो आसानी से मिलती ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय जो मौद्रिक नीति है उसके बारे में निर्णय लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य होते हैं सरकार को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, तो ये तो केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। जनता को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, सरकार को उधार देना, तो सरकार को उधार देना ये भी केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। वाणिज्यिक बैंक को उधार देना, तो ये भी केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। लेकिन जनता को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना यह केंद्रीय बैंकों का कार्य नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, तो ये तो भारतीय रिजर्व की मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, यानी देश की वृद्धि दर को बढ़ाना ये तो उनका उद्देश्य है। कीमत स्थिरता जो ये भी है। राजकोषीय घाटा कम करना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का साख का प्रवाह, तो ये भी है। जबकि राजकोषीय घाटा घाटा कम करना यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अनुसूचित बैंकों का पंजीयन किसके पास करना होता है? तो अनुसूचित बैंकों का पंजीयन किसके पास करना होता है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या वित्त मंत्रालय? तो अनुसूचित बैंकों का पंजीयन भारतीय रिजर्व बैंक के पास करना होता है। सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इंदिरा गांधी सरकार के वक्त 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है? तो भारत में है मिश्रित बैंकिंग। तो भारत में मिश्रित बैंकिंग वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा वनों का विकास करना, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ इनमें से कोई भी नहीं है। ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को कम करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना, ये ग्रीन बैंकिंग का उद्देश्य है। अर्थशास्त्र में साख का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में साख का सामान्य अर्थ होता है उधार लेने देने की
समता। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक स्रोत है। तो बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक स्रोत है उपयुक्त में से कोई नहीं। साख के अनौपचारिक वर्ग में शामिल है। तो साख के अनौपचारिक वर्ग में ये सभी शामिल है, यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप, इसमें ये मूर्त नहीं है, ये है मूर्त। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री है। तो स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेशी थे। वैश्विक स्तर पर स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ बांग्लादेश से माना जाता है और बांग्लादेश के चटगांव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र प्रोफेसर श्री मोहम्मद यूनुस को इनका सर्जनकर्ता माना जाता है और इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में की थी।